टेलीस्कोप का संक्षिप्त इतिहास। हजारों सालों से खगोल शास्त्रियों ने अपनी आंख पर भरोसा किया था, पर इस उपकरण की कहानी अब भी लिखी जानी है। मेरा पहला हक है। नहीं मेरा। आंखों, गणित और माप द्वारा खगोल शास्त्री अंतरिक्ष की नियमितताओं को बारीकी से जान पाए। इससे पुरानी राजसत्ता में उनका अहम रोल रहा। देखो, उगते सूरज की परछाई हमें याद दिलाती है कि अब तिमाही टैक्स अदा करने का वक्त आ गया है। वाकई तुम्हारे बगैर हमारा काम नहीं चल सकता है। अल-हैतम की एप्टिक्स पुस्तक में लेंसों का विवरण पढ़ने के बावजूद 6 शताब्दियों तक खगोल शास्त्री सिर्फ आंखों से तारों का निरीक्षण करते रहे। अरे भाई, थोड़ा नीचे भी देखो। सितंबर 1608 में हैंस लिप्रशे नाम के चश्मों के मिस्त्री ने हालैंड के राजकुमार को एक उपकरण भेंट किया। इसमें एक नली के दोनों सिरों पर लेंस लगे थे। धीरे धीरे लिप्रशे की शोहरत बढ़ी। वो अपने लेंस बनाने वाले पड़ोसी जकारियस जैनसन से थोक में लेंस खरीदने लगा। मेरे लो 50 लेंस चाहिए। नहीं मेरे लो। उस समय पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र समझा जाता था। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से आसमान को निहारा, जिसके आश्चर्यजनक नतीजे निकले। क्या अद्भुत नजारा है। केपलर ने प्राइमरी फोकस के पीछे एक अन्य उत्तल लेंस लगाने का सुझाव दिया। उससे आवर्धन तो बढ़ा, परंतु वस्तु उल्टी दिखी। कोई समस्या नहीं। उस समय पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र समझा जाता था। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से आसमान को निहारा, जिसके आश्चर्यजनक नतीजे निकले। कोई भी सरल लेंस एक प्रिज्म जैसे भी काम करता है। उससे इंद्रधनुषी रेखाएं या क्रोमैटिक एब्रेशन पैदा होता है। कितना दुख! मुझे लगता था कि सिर्फ ग्रहों की आभा होती है। कम वक्र के लेंस उपयोग कर खगोल शास्त्रियों ने इन त्रुटियों को कम किया। अपार फोकल दूरी के कारण यह दूरबीनें बेहद लंबी होती थीं। ह्यूजेंस ने 37 मीटर लंबी दूरबीन बनाई। 1663 में स्कॉटलैंड में जेम्स ग्रेगरी ने परवलयीय दर्पणों द्वारा किरणें फोकस कर दोनों समस्याओं का निदान किया। वैसे पैराबोला कुछ अन्य विकृतियां भी पैदा करता है। ग्रेगरी अपने जटिल डिजाइन के साथ खेल खिलवाड़ करता रहा, पर 1680 में आइजैक न्यूटन ने एक सरल रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाया। उन्होंने गोल वक्र दर्पण का उपयोग किया। उन्हें मात्र 15 सेमी लंबी दूरबीन से 40 गुना आवर्धन मिला। न्यूटन ने उसी तर्ज पर और बड़ी दूरबीनें बनाईं। धातु को पॉलिश करके बनाया गया उसका दर्पण 80% प्रकाश खुद सोख लेता था। आइडिया बढ़िया था, क्रियान्वयन खराब था। न्यूटन का मानना था कि हर एक लेंस हमेशा इंद्रधनुषी विकृतियों से ग्रस्त रहेगा, इसलिए उसकी आस्था रिफ्लेक्टर्स में थी। तुमने एप्टिक्स के साथ छेड़खानी तो नहीं की? 1733 में गणितज्ञ चेस्टर हॉल ने न्यूटन को गलत साबित किया। हॉल ने 2 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लेंसों का उपयोग किया। इसमें एक लेंस ने दूसरे की विकृति को दुरुस्त किया। अपनी योजना के लिए उसने 2 अलग अलग मिस्त्रियों को एक एक लेंस बनाने का काम सौंपा, पर उन दोनों ने अनजाने में इस काम को एक ही ठेकेदार जॉर्ज बॉस को दिया। मैं यहां लेंसों के लिए आया हूं। हॉल ने अंत में यह काम निपुण कारीगर जॉन डॉलेंड को सौंपा। उसने कंपाउंड लेंसों को रंगों और वक्र की त्रुटियों से मुक्त कराया। डॉलेंड का काम हमेशा ही बहुत फोकस्ड था। दर्पणों का आकार बेहतर हुआ। 1770 और 1780 में विलियम हर्शल ने परवलयीय दर्पण लगाकर बड़े रिफ्लेक्टर बनाए। उनमें दूरबीन की किनार से देखा जाता था। छोटे कोण पर झुका दर्पण। चंद अच्छी रिफ्लेक्टर दूरबीनों के बावजूद भविष्य रिफ्लेक्टर का था। 1847 में लॉर्ड रॉस ने एक भीमकाय रिफ्लेक्टर बनाया, जिसे उन्होंने बेवकूफी से बादलों से घिरे आयरलैंड में लगाया। 1917 में माउंट विल्सन में एक विशाल 254 सेमी का रिफ्लेक्टर लगा। उसका डिजाइनर जॉर्ज हेल दूरबीन लगने के तुरंत बाद एक काल्पनिक हरे मित्र के साथ पागलखाना रवाना हुआ। चलो चलें, मैं थका हूं। अंत में माउंट पालामोर पर 5 मीटर चौड़ाई और 12 टन भार के दर्पण वाली दूरबीन लगी। फिर क्या हुआ? इन भीमकाय दूरबीनों की सीमाएं थीं।
उनसे आसमान के केवल एक छोटे भाग को देखा जा सकता था। इससे तारों के नक्शे बनाने में दिक्कत आई। साथ में कोहरे से भरी हवा में निरीक्षण करने में भी दिक्कत आई। 1920 में बर्नार्ड शिम्डस ने जटिल गणित द्वारा इन दूरबीनों के संकीर्ण कोण की समस्या हल की। यह काम आसान नहीं था, क्योंकि जवानी की एक दुर्घटना में वो अपना एक हाथ खो बैठा था। शिम्डस दूरबीन में वृत्त आकार का दर्पण उपयोग होता है और उसमें एक टेढ़े मेढ़े लेंस की मदद से एक बढ़िया बिंब बनता है। उसके बाद कंप्यूटर्स और रॉकेट की बारी आई। हबिल टेलीस्कोप, क्योंकि वायुमंडल के ऊपर मंडराता है, इस कारण उससे बेहद स्पष्ट चित्र मिलते हैं। इसके लिए उसकी मूल ऑप्टिक्स को सुधारा गया। पृथ्वी पर लगे रिफ्लेक्टरों में दर्पणों के अनेकों टुकड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लॉपी जैसे पतले दर्पणों को कंप्यूटर नियंत्रित लिफ्टर उठाते हैं और एक आदर्श वक्र बनाए रखते हैं। कंप्यूटरों द्वारा सेकेंडरी दर्पणों को भी कंट्रोल कर हवा के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। इन दूरबीनों से पृथ्वी पर भी हबिल जैसे स्पष्ट चित्र मिल सकते हैं। इतना जरूर है कि पृथ्वी पर लगी कोई भी दूरबीन अंतरिक्ष की दूरबीनों से बिल्कुल स्पर्धा नहीं कर सकती है। अपने कैलेंडर को देखो, तिमाही टैक्स भरने का वक्त आ गया है। भविष्य में क्या होगा इसका किसे पता? हमसे मत पूछो। ये तो इतिहास था, भविष्यवाणी नहीं। इक्तजी खंडों में हमने एक लंबा इतिहास संजोया है। हमने इतिहास को टेलीस्कोप किया है